president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये कत्ल था लोकतंत्र का और कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी। 25 जून 1975 ये वही दिन है जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देके लोकशाही का गला घोटकर 21 महीनों तक इसे अपाहिज बना दिया। आजाद भारत में लोकशाही के सुनहरे इतिहास का काला अध्याय यानी कि आपातकाल लागू हो गया। मतलब कि ऐसा शासन जिसमें जनता के बुनियादी संवैधानिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स तक उनसे छीन लिए जाए। लेकिन इमरजेंसी आखिरकार क्यों लगाई गई? क्या और कोई ऑप्शन नहीं था? क्या वाकई में इमरजेंसी देश को बचाने के लिए थी या फिर कुर्सी को बचाने के लिए? आइए इन सभी सवालों से जुड़े तथ्यों को टटोलने की कोशिश करते हैं। 12 जून 1975 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने ही इस पूरे घटनाक्रम की नींव रखी हो ऐसा माना जाता है। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमति से जीत हुई। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत गई। उस समय उनके चुनावी प्रतिद्वंदी रहे राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और तय सीमा से ज्यादा रकम खर्च की है। इसी सिलसिले में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है और इंदिरा गांधी को दोषी करार करते हुए उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज किया जाता है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उस दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार भी अपने चरम पे थे। इंदिरा जिस गरीबी हटाओ के नारे से चुनाव जीती थी उसमें बुरी तरह नाकाम होती दिख रही थी। एक तरफ देश की दीवारें इंदिरा विरोधी पोस्टरों से रंगी हुई थी तो दूसरी तरफ देश की सड़कें प्रदर्शनकारियों की भीड़ से भरी हुई थी। विपक्ष, प्रेस, जनता सभी इंदिरा सरकार के खिलाफ एकजुट होते दिख रहे थे। इसी बीच 23 जून को यानी कि इमरजेंसी लगने के ठीक 2 दिन पहले इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और अगले ही दिन यानी कि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि आप प्रधानमंत्री पद पर तो रह सकती है लेकिन अंतिम फैसला आने तक सांसद के तौर पर आपके वोटिंग राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण की विशाल जनसभा हुई। उन्होंने सरकार के अत्याचार के खिलाफ जनता को बुलंद आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रसिद्ध कवि अंधारी सी दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता का आह्वान करते हुए साफ शब्दों में चुनौती दी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और तो और उन्होंने पुलिस और आर्मी को भी नसीहत दी कि सरकार के गलत और अनैतिक फैसलों में उनका सहकार ना दे। देश भर में इंदिरा के इस्तीफे की मांग उठने लगी। मौसम तो गर्म था ही, साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां सियासी पारे को और बढ़ा रही थी और जयप्रकाश नारायण की जनसभा ने कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। इंदिरा गांधी को महसूस होने लगा कि जयप्रकाश नारायण की नसीहत से सेना कहीं तख्ता पलट ना कर दे। इसी भय से संजय गांधी, बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर राय, आर.के. धवन और अन्य कुछ करीबियों से सलाह मशवरा करके रातों रात ही आपातकाल लागू करवाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत करवा लिए और इमरजेंसी लागू हो गई। राजनीतिक गलियारों में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तो थी लेकिन इमरजेंसी ये कल्पना से परे था। और फिर उसी रात दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास एक कॉल आता है और कहा जाता है कि तिहाड़ जेल में कम से कम 200 कैदियों के लिए जगह का इंतजाम किया जाए। और फिर जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई विपक्षी बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और इन नेताओं के गिरफ्तारी की खबर आम जनता तक ना पहुंचे इसीलिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग जहां पे सारे अखबारों के दफ्तर थे वहां की बिजली काट दी जाती है। और फिर अगली सुबह 26 जून को इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर इमरजेंसी का आधिकारिक तौर पर ऐलान करने के लिए देश के नाम संदेश सुनाती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी लगने से जनता के तो मौलिक अधिकार छीन ही चुके थे, साथ में लोकशाही के चौथे स्तंभ
प्रेस और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबारी दफ्तर पर सेंसर अधिकारी को बिठा दिया गया था और उनकी परमिशन के बगैर एक भी न्यूज नहीं छप सकती थी और सरकार विरोधी न्यूज छापने पर गिरफ्तारी तक हो सकती थी। एक सफदरगंज रोड यानी कि प्रधानमंत्री आवास, इसे ही इमरजेंसी का ग्राउंड जीरो माना जाता है। दरअसल उस दौरान देश प्रधानमंत्री कार्यालय से कम और प्रधानमंत्री आवास से ज्यादा चल रहा था और पूरी बागडोर थी संजय गांधी के हाथों में। उस दौरान देश ने दमन का ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो, वो चाहे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों को साफ करवा देना हो या फिर हो जबरदस्ती नसबंदी। आज भी उस दौर की कहानियां सुनते हैं तब रूह खौफ से थर्रा उठती है। आपातकाल का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ आए फैसले को भी बदलवा दिया और संविधान में भी कुछ बड़े संशोधन, कुछ बड़े बदलाव लाने की कोशिश की और आखिरकार जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव का ऐलान किया और मार्च 1977 में आए नतीजों में इंदिरा गांधी, संजय गांधी समेत कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और आजाद भारत में पहली दफा गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई और फाइनली 21 मार्च 1977 को तकरीबन 21 महीनों बाद इमरजेंसी का अंत हुआ। डिक्टेटरशिप की हार हुई और डेमोक्रेसी की जीत हुई। ये थी पूरी कहानी इमरजेंसी की, आगाज से लेकर अंजाम तक। उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, अपने यार दोस्तों को शेयर करना ना भूले और हाँ, सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।